क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया एक ऐसे समाज का तजुर्बा करे जहां ना गरीबी हो और ना ही शोषण, जहां एक व्यक्ति की मेहनत का पूरा सम्मान हो और सब लोग एक सामान हो। ये सपना है कम्युनिज्म का, एक ऐसी व्यवस्था का जो समानता और बराबरी की बात करती है। लेकिन ये सपना कितना व्यवहारिक है? कम्युनिज्म एक ऐसे विचारधारा है जो दुनिया के कई देशों में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ चुका है, लेकिन उसी के साथ कई आलोचनाएं भी झेली है। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिज्म के मूल विचारों, उसका इतिहास, सफलता और असफलता के कारणों को समझेंगे और देखेंगे कि इससे आज के समय में क्या सीख मिलती है। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म का शब्द अर्थ है समाज के लिए। इसका मूल सिद्धांत है कि सभी समाज के साधन और संपत्ति सामान्य रूप से बांटी जाए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स ने कम्युनिज्म का आधार रखा। उनका कहना था कि दुनिया के सारे समस्याओं का मूल कारण है क्लास स्ट्रगल, यानी गरीब और अमीर के बीच का असमानता। मार्क्स का मानना था कि एक दिन गरीब यानी प्रोलेटेरियट उठेंगे और अमीर यानी बोर्गोजियस को हटाकर एक बराबर समाज बनाएंगे। कम्युनिज्म का एक प्रसिद्ध नारा है, फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हीज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हीज नीड। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता स्मृति के अनुसार योगदान करे और उसे उसकी जरूरत के मुताबिक चीजें दी जाए। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है और सारे रिसोर्सेज समाज के हैं। अब बात करते हैं कम्युनिज्म के इतिहास की। ये विचार तो कार्ल मार्क्स के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इसका पहला बड़े स्केल पर 1917 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ रशियन एबोलिशन के दौरान। व्लादिमीर लेनिन की बुल्शेविक पार्टी ने ज़ारिस्ट शासन का खात्मा करके एक कम्युनिस्ट राज की स्थापना की। 1920 में सोवियत यूनियन की स्थापना हुई जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर चली। लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन ने कम्युनिज्म को और मजबूत किया, लेकिन उसके साथ डिक्टेटरशिप का आराम भी हुआ। स्टालिन का पीरियड लोगों के लिए कठिन रहा, जहां लेबर कैंप्स और फोर्स कलेक्टिवाइजेशन के कारण कई लोगों की जान गई। उसके बाद कम्युनिज्म चीन, वियतनाम, क्यूबा जैसे देशों में फैला। माओ जेडोंग ने 1949 में चीन में कम्युनिज्म का प्रचार किया। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो ने 1959 में एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई। लेकिन जितना ये विचार लोगों को प्रभावित कर रहा था, उतनी ही तेजी से इसकी कमियां सामने आने लगी। सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया और आज के समय में कम्युनिज्म पूरे रूप से कहीं नहीं है। अब समझते हैं कि कम्युनिज्म के लाभ क्या थे और ये कहाँ फेल हुआ। कम्युनिज्म का मूल उद्देश्य था एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की दूरी खत्म हो जाए। कम्युनिस्ट देशों में शिक्षा और हेल्थ केयर को सबके लिए फ्री बनाया गया। उसका उदाहरण है सोवियत यूनियन का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम और क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम। कम्युनिज्म ने हर व्यक्ति को रोजगार और अपनी जरूरत का शासन दिया। सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से सोवियत यूनियन और चाइना जैसे देश अर्थ गिरावट का सामना करने लगे। फूड शॉर्टेज और पुअर प्रोडक्टिविटी के कारण कई समस्याएं हुई। कम्युनिस्ट रीजन्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंडिविजुअल राइट्स को दबा दिया गया। कम्युनिज्म का मिसयूज डिक्टेटरशिप के रूप में बदल गया, जहां एक पार्टी या लीडर पूरा कंट्रोल रखता था। ये समस्याएं कम्युनिज्म को एक आइडियल व्यवस्था के रूप में कमजोर करती है। आज के समय में पूरे कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला कोई देश नहीं है। चीन और वियतनाम जैसे देश कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का संगम करके अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। कम्युनिज्म हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि समानता और सामाजिक न्याय का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए हमें बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच एक मध्यम रास्ता ढूंढना जरूरी है और ये मध्यम रास्ता सिर्फ इस्लाम के पास है। इंशाअल्लाह हम पूरे तफसील से इससे आने वाले वीडियो में उस पर बात करेंगे। आपने अभी तक जाना कि कम्युनिज्म एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां बराबरी हो और हर इंसान की जरूरत का ध्यान रखा जाए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कम्युनिज्म को शोषण मुक्त निज़ाम के तौर पर देखा जाता है, उसी के जरिए एक नई तरह के शोषण का रास्ता हमवार है। सूदी कारोबार यानी यूजरी बेस्ड सिस्टम
आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिज्म के नाम पर मरकजी मनसूबाबंदी और कंट्रोल के सबब कैसे सूदी कारोबार का प्रचार और फैलाव हुआ, कैसे गरीब और मजदूर इसका शिकार बने और किस तरह से कम्युनिज्म की असल नाकामी इस निज़ाम में छुपकर समझाई गई। कम्युनिज्म का बुनियादी उसूल था कि निजी मिल्कियत और सरमायादारी को ख़त्म करके बराबरी लानी चाहिए, लेकिन इस निज़ाम के नाम पर मरकजी बैंकों और मनसूबाबंदी के इदारों के ज़रिए एक नई रिवायत को जन्म दिया गया, रियासती सूदी निज़ाम। सोवियत यूनियन और चीन जैसे कम्युनिस्ट ममालिक में इक्तिसादी निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए मरकजी बैंक कायम किए गए। उन बैंकों ने मजदूरों और किसानों को तरक्की के लिए कर्जे दिए, लेकिन उन कर्जों पर उनका कंट्रोल महदूद था। कर्ज की अदायगी के लिए ज्यादा सूद की शरह लगाई गई और नाकामी की सूरत में मजदूरों और किसानों की जायदाद रियासत पे कब्जे में चली गई। स्टालिन के दौरान सोवियत यूनियन में सनातकारी और इश्तराकी निज़ाम के लिए लोगों से तरक्याती कर्जे लिए गए। ये कर्जे एक तरह के कर्ज जाल बन गए, जिनमें किसानों और मजदूरों को अदायगी करते करते अपनी जमीन और वसाइल गंवाने पड़े। चीन के ग्रीड लेफ्ट फॉरवर्ड के दौरान भी ऐसे ही कर्जे दिए गए, लेकिन ज़रई पैदावार की नाकामी के बाइस लोग अदायगी ना कर सके। ये कर्ज जाल का एक और मिसाल था। सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चीन ने बैनुल अक़वामी मंडियों से भी कर्ज लिए, जिन पर ज्यादा सूद की शरह थी। उसका बोझ आम लोगों पर पड़ा, जिसे कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने तरक्याती टैक्स के तौर पर वसूल किया। सूदी कारोबार का सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ा जिनके नाम पर कम्युनिज्म बना था, गरीब, मजदूर और किसान। सोवियत यूनियन और चीन में जो लोग कर्जे वापस नहीं कर पाते थे, उनकी जमीन इश्तराकी निज़ाम के नाम पर ले ली गई। ये लोग फिर मजदूर कैंप या सनअती यूनिटों में काम करने लगे। 1930 के दौरान सोवियत यूनियन के इश्तराकी प्रोग्राम्स में ये देखा गया कि 5 से 7 मिलियन लोग भूख और मजबूरी के बाइस मर गए। कम्युनिस्ट पॉलिसियों के सबब गरीब लोग सूदी निज़ाम में फंस गए। एक तरफ कर्ज की अदायगी का दबाव और दूसरी तरफ वसाइल और आमदनी की कमी के सबब वो कभी भी कर्ज से बाहर ना आ सके। इस निज़ाम ने समाज में एक कर्ज पर मबनी मईशत की तश्कील दी, जिसमें रियासत के हाथों लोग और ज्यादा गुलाम बन गए। कर्ज की अदायगी के लिए कम्युनिस्ट ममालिक में जबरी मशक्क़त का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये था कि लोगों को बगैर मुआवजे या कम मुआवजे पर काम करना पड़ा, जिसमें उनका इक्तिसादी और इंसानी इस्तेहसाल हुआ। कंबोडिया के पुल पाटक के दौरान में लोगों से खेतों में बगैर मुआवजा काम करवाया गया और अदायगी ना करने पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 2 मिलियन लोग इस जुल्म का शिकार हुए। कम्युनिज्म के नाम पर सूदी कारोबार का प्रचार सिर्फ कौमी सतह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बैनुल अक़वामी कर्ज निज़ाम तक फैल गया। सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चीन जैसे ममालिक ने बैनुल अक़वामी तंजीमों जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए। उन कर्जों की अदायगी के लिए कम्युनिस्ट ममालिक अपने लोगों पर इजाफी टैक्स लगाने लगे, जिसमें मजदूरों और किसानों का और ज्यादा इस्तेहसाल हुआ। सूदी निज़ाम कम्युनिस्ट ममालिक के जरिए आलिमी मालियती निज़ाम में शामिल हो गया। इसका मतलब ये था कि एक तरफ कम्युनिस्ट ममालिक अपने लोगों से टैक्स और मुशक्क़त लेते और दूसरी तरफ वो बैनुल अक़वामी सूद की शरहों के गुलाम बन गए। आज के वक्त में क्यूबा और शिमाली कोरिया जैसे कम्युनिस्ट ममालिक बैनुल अक़वामी कर्ज निज़ाम के बोझ तले दबे हुए हैं। दोस्तों, कम्युनिज्म एक ऐसे समाज की कल्पना करता था जहां शोषण खत्म हो, लेकिन उसका अमली रूप कई जगह एक नए शोषण निज़ाम का जन्म बन गया। सूदी कारोबार, जो सरमायादारी की एक खासियत माना जाता था, कम्युनिस्ट हुकूमतों में और तेजी से फैला। मजदूर और गरीब, जो कम्युनिज्म के असल हिमायती होने चाहिए थे, वो कर्ज के जाल, जबरी मशक्क़त और टैक्सों का शिकार बन गए। आज का सवाल ये है कि क्या कम्युनिज्म का असल ख्याल कभी कामयाब हो सकता है, या फिर हर निज़ाम के नाम पर शोषण होता ही रहेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।